This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा ब्रह्मवासरः फाल्गुन कृष्ण द्वितीया दिनांक 30 मार्च 2021 केस टेकिंग केस पेपर भाग 1 शंखं चक्रं जलपान्धरमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकप्रतिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्नीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मातरे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अन्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमामि। ओम शांति शांति शांति। तो एड्रेस जो है पता है वो पूर्ण होना चाहिए, पिन कोड के साथ होना चाहिए। अब यूए में केवल एक नंबर रहता है और उस नंबर पर होता है इस प्रकार से। तो ये कुछ अलग अलग चीजें इस प्रकार की है। पोस्ट कोड को किसी और कंट्रीज में कुछ और कहते हैं। तो ये सब बातें समझ लेना जरूरी इस प्रकार का है। जन्म तारीख व वेळ वो जन्म की तिथि जो है वो और समय जन्म का और जन्म का ठिकाना स्थान, ये तीनों अगर है तो हम पत्रिका बना सकते हैं। किसी भी एस्ट्रोलॉजी को ये तीन मुद्दे चाहिए। तो बेहतर ऑप्शन है कि हम सभी की ये इंफॉर्मेशन गैदर करें कम से कम। एक बार इंफॉर्मेशन हमारे हाथ में होगी तो अगर एस्ट्रोलॉजी की सलाह लेनी है तो उसके बारे में हम सोच सकते हैं। मेरे सौभाग्य से मुझसे कुछ एस्ट्रोलॉजर जुड़े हैं जिनसे मैं कभी कभी सलाह लेता हूँ इस प्रकार से। खास करके बच्चों में जब बड़ी बीमारियां होती है और कारण वैसे दिखाई नहीं देता इतना स्पष्ट कारण इस प्रकार से, तो ये पूर्व जन्म से ही संबंधित इस प्रकार का है। और वो लेके क्या आया है पूर्व जन्म से, ये समझना बहुत जरूरी इस प्रकार का होता है। मैंने एक जर्मनी के छोटे बच्चे का जिक्र किया था, 4 बरस का था। जन्म से ही कैंसर था और ब्लैडर कैंसर था और अभी वो नर्वस सिस्टम में पूरा फैल गया था। तो उसकी मुख्य शिकायत थी वो
कमर दर्द और कमर से नीचे पूरे पाँव में दर्द, इस प्रकार का। और वो डेथ बेड पे ही था, 2 दिन में चल बसने वाला था। तो मुझे बहुत आग्रह किया गया कि एक बार देखो तो सही इस प्रकार से। तो मैं हैम्बुर्ग से बॉन यात्रा कर रहा था, और इसमें बीच में एक एसेन नाम का स्टेशन है, वहां से वो 1 आवर ड्राइव, इतना लंबा था। फिर भी मैं गया। तो ये पाँव में दर्द होना ये बड़ी शिकायत थी, और डॉक्टर्स ने पेट में एक वेनेसेक्शन करके एम्पूल, मॉर्फिन का एम्पूल लगा दिया था। और जब भी वो जग जाता तो रोने लगता। तो माता पिता का कर्तव्य इतना ही था कि वो एम्पूल प्रेस करे, ताकि ये मॉर्फिन रिलीज हो जाए ब्लड स्ट्रीम में, और वो फिर से ड्राउजी होकर सो जाए। संयोग से जब मैं पहुंचा उसी वक्त वो जग गया और रोने लगा। हाँ, तो मैंने कहा ये अभी मत करो। मैं कुछ कोशिश करूंगा। तो फिर मैंने ऑलिव ऑयल ले लिया उनके घर से, थोड़ा गर्म करके मसाज किया उसको कमर से पूरे पाँव में। तो शुरू में उसने थोड़ा रेजिस्ट किया, फिर 15-20 मिनट के मसाज के बाद वो सो गया, बगैर मॉर्निंग के सो गया। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी चीज थी कि मैं कुछ उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ तो दे सका इस प्रकार से। फिर मैंने माता से बातचीत करना आरंभ किया, तो पता चला कि उसको बहुत स्ट्रेस था प्रेगनेंसी में, और उसने हेवी स्मोकिंग 30 सिगरेट से डे इस प्रकार किया था। अब ये बालक उसका जन्म हुआ वो ही ब्लैडर कैंसर के साथ जन्म हुआ, और अभी वो 1-2 दिन ही बचने वाला इस प्रकार का था। और इसमें सबसे अहम बात थी कि वो फिर से प्रेग्नेंट थी, 7वां महीना चल रहा था। और अब उसको इस बालक का स्ट्रेस था, और वो फिर से स्मोकिंग करती थी। मैंने समझाने की कोशिश की, रिश्तेदारों ने की, और डॉक्टर्स ने भी डांट की, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं हुआ। वो सिर्फ इतना कहते थे कि आई कांट सीम लाइक दिस, आई गेट स्ट्रेस्ड एंड देन आई स्मोक। तो मैंने कहा कि लुक, वी हैव अ डिफरेंट अप्रोच, यू अलोन आर नॉट गिल्टी फॉर दिस, तुम्हारी सिर्फ तुम्हारी कसूर है, ऐसा नहीं है। तो वो थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। तो मैंने कहा कि ठीक है, तुम्हें स्ट्रेस था, तुमने स्मोकिंग किया, तुम्हें सजा मिलनी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन इस बालक का क्या दोष है? उसका दोष इतना ही है कि उसने तुम्हारे गोद में जन्म लिया है, और उसका पूर्व कर्म, पिछले जन्मों का कर्म बहुत ही बुरा इस प्रकार का रहा होगा, और केवल वो भुगतने के लिए उसने जन्म लिया है। और तुम्हारे स्ट्रेस और तुम्हारे स्मोकिंग की वजह से तुमने इस प्रकार के आत्मा को इनवाइट किया, जिसका इतना बुरा करना है। तो अगर यह नौबत फिर से नहीं आनी चाहिए तो तुरंत स्मोकिंग छोड़ दो। उसने मेरी बात मान ली। फिर बीच में वो फिर से जग गया, तो अभी उसने मेरे पिता को कहा कि तुम अभी मसाज करो। उसके मसाज के बाद भी वो सो गया। फिर मैंने बताया कि थोड़ा सोना है क्या घर में? तो बोले हाँ है, फाइन है। बोला कि ठीक है, फाइन डाल के उबाल के दूध तैयार रखो। और जब वो फिर से जग गया तो उसने, मुझे भूख लगी है, इस प्रकार से कुछ मांगा। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आ गई। उसने वो दूध पी लिया। और फिर वो 15 दिन तक जिंदा रहा उसके बाद में। और नेक्स्ट चाइल्ड एटलीस्ट जन्म के समय अच्छा था। तो इस प्रकार के मरीजों में अगर हम जन्म पत्री के आधार पर कुछ हमें
प्राप्त होता है तो अच्छी चीज है। और उसमें अगर कुछ उपाय निकल आते हैं तो वो भी करना इसमें जरूरी है। तो एस्ट्रोलॉजी का सहाय डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट, इन तीनों स्तर पर ले सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ये क्या है ये पता नहीं चलता, कैंसर है या नहीं है। बायोप्सी करने के बावजूद भी नहीं पता चलता, बायोप्सी नहीं करेंगे तो नहीं पता चलता और फिर उस अवस्था में जानने के लिए कुछ अलग तरीका चाहिए। तो ये बात हो सकती है कि हम एस्ट्रोलॉजी की सहायता इस प्रकार से ले लेंगे तो कुछ पता चलेगा। फिलहाल एक उदाहरण ऐसा हुआ है कि लिम्फोमा हो सकता था, छोटी लड़की थी 6 वर्ष, हाँ, और बहुत ही कमजोर थी। कृमि ये भी हमारा एक निदान था और मैं बायोप्सी के खिलाफ था कि बायोप्सी नहीं करनी है। तो और बायोप्सी करेंगे अगर लिम्फोमा स्पष्ट हुआ तो केमोथेरेपी सहन करने की क्षमता उसकी नहीं रहेगी इस प्रकार से। एक एस्ट्रोलॉजिस्ट ओपिनियन दिया था, उसने कहा कि कैंसर नहीं है इस प्रकार से, लेकिन उसको साइक्लिकली बुखार आता रहता था, 21 दिन के बाद आता था, ये भी थोड़ा अजीब था। और फिर 3-4 दिन तेज बुखार रहेगा, 103, 104 इस प्रकार, और फिर धीरे धीरे कर कम हो जाएगा, फिर 21 दिन के बाद फिर से आएगा इस प्रकार की। तो एस्ट्रोलॉजी का कहा मानकर हमने बायोप्सी नहीं की और ट्रीटमेंट करते रहे। 5-6 महीने ट्रीटमेंट चली गई। मेरे पहले मयूरी की भी ट्रीटमेंट चल रही। फिर अंतिमतः बायोप्सी कर ली तो लिपोमा का पता चला। अब उसकी केमो भी हुई, मैंने जिक्र किया था कि लो डोज केमोथेरेपी होनी चाहिए, लेकिन तो फिर हमारे बस में नहीं रहे इस प्रकार से। तो ये एस्ट्रोलॉजी की सहायता कब तक कैसी हो सकती है, ये एक थोड़ा सवाल है। और एस्ट्रोलॉजी में अभी ऐसा है कि प्राचीन संस्कृत ग्रंथों के आधार पर प्रैक्टिस करने वाले लोग है ही नहीं। बृहद जातक वराहमिहिर की किताब है जो एस्ट्रोलॉजी की जानी मानी किताब इस प्रकार की है, लेकिन वो पढ़ने वाले कितने हैं ये मुश्किल है बताना। तो ऐसी अवस्था, हाँ, हमारा हवन कौन है? ऐसी अवस्था में सहायता किसकी लेंगे, ये एक थोड़ा कठिन सवाल इस प्रकार का है। तो कहीं डायग्नोसिस नहीं होता है, कहीं प्रोग्नोसिस के बारे में पता नहीं चलता कि ये बच पाएगा नहीं पाएगा। कंडीशन बहुत क्रिटिकल इस प्रकार की होती है, तो प्रोग्नोसिस क्या है, बचने के चांसेस है या नहीं है। अगर खतरा है तो कब तक खतरा है, एक गंडांतर योग इस प्रकार का कहा जाता है, जहाँ अचानक सीरियस टर्न ले सकते हैं। और उसके बारे में अगर पता चले पहले से तो शायद कुछ बात बनती है। मैंने एक किस्सा नाड़ी पट्टी के बारे में सुना था, इसके बारे में। यूएई में कोई इंजीनियर था और शिप पे उसको ड्यूटी थी ऑयल और उसको वहां पे हार्ट अटैक हो गया। तो उसने फोन करके उसके रिश्तेदार को यहाँ कहा और बताया कि तुम नाड़ी पट्टी अटैक हो सकता है, तो देखो। संयोग से वो देख पाया। फिर नाड़ी पट्टी में पता चला कि इसने पहले नाड़ी पट्टी देखी है दूसरे किसी ऋषि की,
और जो उपाय उन्होंने बताया था वो उसने किया है, तो इसको ऐन मौके पर मदद मिल जाएगी और ये बच जाएगा। और जिन्होंने मदद की है उनको भी कोई तकलीफ नहीं हुई। वहाँ हुआ ऐसे कि इसकी तबीयत बिगड़ती गई और उस कंपनी का अटैच एक हॉस्पिटल था और उसका एक हेलीकॉप्टर था, तो वो कहीं दूसरे स्थान पर दूर चला गया था और वो आने की गुंजाइश नहीं थी, जल्दी आने की गुंजाइश नहीं थी। तो फिर कंपनी के कर्मचारियों ने निर्णय ले लिया कि दूसरी कौन सी कंपनी का जो जल्दी आ सके हेलीकॉप्टर बुला लेते और उसको अस्पताल में दाखिल करें। तो उस प्रकार से वो हेलीकॉप्टर आया, उसने उसको दूसरे कंपनी के अस्पताल में दाखिल किया। तुरंत एंजियोग्राफी हुई, फिर एंजियोप्लास्टी हुई, सेटल हुआ। अब इस व्यक्ति को पता नहीं था, तो उसका रिश्तेदार वहां पे था पुणे, हाँ, कि इसने नाड़ी पट्टी कब देखी। तो उसने फिर फोन करके पूछा कि तुमने नाड़ी पट्टी कब देखी। तो बोला मैं हैदराबाद में था और ऐसा एक सामने सेंटर दिखाई दिया, वैसे मेरा वॉक इन कर गया और मेरी नाड़ी पट्टी निकल आई। और उन्होंने कहा कि गंडांतर योग है आपके जीवन में, तो उसके लिए ये पूजा पाठ करो। तो उसने पूजा पाठ करवाया। और वो भूल गया, उसको 4 बरस हो गए थे इस सब करने के बाद, लेकिन ये हादसा हुआ और उसमें से वो बच गया। तो नाड़ी पट्टी एक ऑप्शन है अच्छा इस प्रकार से करने के लिए, जहाँ ऋषि मुनियों से डायरेक्ट संपर्क है। लेकिन नाड़ी पट्टी सभी की मिलती ही है ऐसा नहीं है, मिलती है नहीं मिलती है ये भी पॉसिबिलिटीज है, 3-4 बार प्रयास करने पड़ते हैं, ऐसा भी इस प्रकार का होता है। जन्मतारीख मराठी महिन्यानुसार घ्यावी का, पंचवटी पीठानुसार अंधक्षात प्रकृती निधनासाठी व्यक्त ठरेल, तसेच बऱ्याच जणांना जन्मानं माहित विशेषतः वयस्कर काय। एक्चुअली ये जो अंग्रेजी में लेते हैं अभी, उसके आधार पर मराठी जन्म तारीख मिल जाती है, वो सॉफ्टवेयर है उसका। दाते पंचांग का भी एक सॉफ्टवेयर है, जन्म कुंडली उसमें है, फ्री डाउनलोड है, ऐप है एक्चुअली, हिंदू पंचांग इस प्रकार का है। तो वो ऐप डाउनलोड करेंगे तो हर दिन का पंचांग और कुंडली ये दोनों हो सकते हैं। अगर आप उसमें ये डालेंगे जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान, तो सभी कुंडली आपकी निकल आती है उसमें से। तुरंत होता है, और कितना भी पुराना हो, ये कंप्यूटराइज्ड है, तो आसानी से मिल सकता है। अगर मराठी महीनों के या हिंदू कैलेंडर के अनुसार रखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिर्फ हमारे ज्योतिषी जो है वो पढ़ पाएंगे, बाकी ज्योतिषी पढ़ नहीं पाएंगे। हम चंद्र कुंडली देखते हैं और बाकी विदेशों में सूर्य कुंडली देखी जाती है, जो आधुनिक इस प्रकार से सूरज से संबंधित है। और एक दूसरा अजीब तरीका है कि उनकी दिन की शुरुआत रात में 12 में होती है, 12 बजे, और हमारी दिन की शुरुआत सूर्योदय से होती है। तो ये एक काफी अंतर इसमें है। और ये नाड़ी पट्टी में जन्मपत्री निकल आती है, उभर आती है। और वो रिकॉर्ड करके दे देते हैं आपको, जो भी है ऑडियो रिकॉर्डिंग करके आपको दे देते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है नाड़ी पट्टी के आधार पर। मेरे एक जापानीज स्टूडेंट है, उसने जामनगर में यूजी किया था कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर। फिर वो बरस 1.5 बरस मेरे साथ रही है पुणे में प्रैक्टिस सीखने के लिए, और फिर वापस जापान गई। तो जाने से पहले उसने ये नाड़ी पट्टी देखी थी। उसकी उम्र काफी थी, 37 साल की थी उस समय में। तो वहाँ
उसके माता पिता कोशिश कर रहे थे कि उसकी शादी हो जाए इस प्रकार से। तो नाड़ी पट्टी में बताया गया कि तुम अभी शादी मत करो, अगर शादी करोगे तो भी ये डिवोर्स हो जाएगा, टिकेगा नहीं। और तुम्हारे वापस आने के चांसेस है, तुम फिर से एमडी करने के लिए भारत में आओगे, और वो कर पूरा करके जब वापस जाओगे तो शादी करो, वो ठीक रहेगा। इसमें ये 40 वर्ष की हो जाएगी वो उस तक। लेकिन वैसे हुआ उसको फिर मौका मिला, वो एमडी करने के लिए फिर जामनगर में आई है। अभी मेरे ख्याल में कोर्स पूरा करके वापस जाएगी। तो ऐसे भी अनुभव है कि जिसमें ये इस प्रकार से हुआ है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई एस्ट्रोलॉजी की सहायता ले सकते हैं तो ले लेंगे, ऐसा थोड़ा सा रहेगा। एक तो मेरे पास अभी छोटी लड़की है ऐसी, 3 साढ़े 3 वर्ष की होगी, 1.5 वर्ष से कोमा में है। और कुछ पता नहीं चल रहा कोमा में कैसे चलेगी। 2 दिन का बुखार हो गया, कोमा में चली गई और बाहर आई नहीं। तो मैंने उनसे जिक्र किया कि आप ट्रीटमेंट बंद कर दो, वो मर जाएगी तो भी ठीक है, लेकिन ये किस्सा खत्म हो जाएगा। उनका कुछ लाइफ ही नहीं रहा। और वो एक लैब टेक्नीशियन है, आमदनी भी नहीं है, और एक छोटी उससे बड़ी बेटी है उसको। तो पूरा सब परिवार स्ट्रेस के अंदर है, और मालूम ही नहीं क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। मैंने भी इसके बारे में कई ज्योतिषी लोगों से बात की, पत्रिका दिखाई, लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर पाया कि ये दुरुस्त होगी नहीं होगी, बाहर आएगी नहीं आएगी, मृत्यु कब होगी। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार का। मैंने तथा कहा था कि तुम ट्रीटमेंट बंद कर दो, लेकिन उसकी माँ मानने के लिए तैयार नहीं है। वो बोलते हम ऐसा कैसे करेंगे, जब तक जिंदा है तो हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं तुम्हारी भावनाओं की कदर करता हूँ, लेकिन इस प्रकार से जीने में कोई मतलब इस प्रकार का नहीं है। जितने जितने दिन और बीतते जा रहे हैं, अभी तो 1.5 वर्ष हो चुका है, तो अब बहुत ही मुश्किल है इसका बच पाना। और अगर बचेगी और अपाहिज रहेगी तो भी वो पूरे परिवार के लिए बोझ हो जाएगी, और उसके लिए भी ये अच्छा नहीं रहेगा। तो तर्क दृष्टिया ट्रीटमेंट बंद करवाना ही उचित है, लेकिन ये मुश्किल इस प्रकार का होता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि ये हम जन्म तारीख वगैरह नोट रखे, नोट करके रखे। और मालूम नहीं, एक ऐसी भी बात हो सकती है, अगर बहुत सारे मरीज के इस प्रकार की जन्म तिथि वगैरह हो सकते हैं, तो कैंसर होने की संभावना किस ग्रह स्थिति में हो सकती है, ये कुछ पता चल सकता है। तो सभी इस प्रकार से करते हैं। मेरे पास तो बहुत ही कैंसर के मरीज है, तो मेरे यहाँ इसके आधार पर ज्योतिषी लोगों के लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, ये पर सीखने के लिए कि कैंसर निर्माण करने वाली ग्रह स्थिति किस प्रकार की होती है। तो इसके लिए ये अगर हम नोट करते रहेंगे, हमारा थोड़ा पानी, तो ये बात हो सकती है। और इसलिए ये करना थोड़ा जरूरी है। आपके अच्छे अच्छे ज्योतिष आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, पता नहीं। सिर्फ जिस व्यक्ति का भविष्य देखेंगे उसी व्यक्ति के कुंडली से काम नहीं होता है। पूरे परिवार की कुंडली देखेंगे तो शायद कुछ पता चलता है, ऐसा भी एक मत है।
लेकिन ये करना इस प्रकार। फिर एक राशि है और एक नक्षत्र है। तो राशि के आधार पर कुछ हद तक स्वभाव के बारे में पता चल सकता है। अभी उपाध्याय का जो प्रोग्राम होता है राशि चक्र इस प्रकार से, वो मनोरंजन की हिसाब से ज्यादा है, लेकिन फिर भी उसमें तथ्यांश है। और मैंने भी सोचा था कि मला भेटलेले रुग्ण इस तरीके का प्रोग्राम एक बार करूं और फिर वीडियो रिकॉर्ड। तो ये काफी इस प्रकार से हो सकते हैं। मन करारे प्रसन्न ये भी, तो वो लाइव शो इस प्रकार का होता रहता है। इनका भी राशि चक्र अभी सुना नहीं है बहुत दिनों में, लेकिन ये भी लाइव शो इस प्रकार का है। तो ये एक तरीका हो सकता है लोगों तक पहुंचने का, और मेरा रुचि में भी इस प्रकार का है। लेकिन इस राशि के आधार पर कुछ हो सकता है। और दूसरा जो नक्षत्र है, हर राशि में कुछ नक्षत्र इस प्रकार के रहते हैं। तो नक्षत्रों के आधार पर पंचांग में उसके आराध्य वृक्ष इसके बारे में पता चलता है। दाते पंचांग में ये रेगुलरली आता है। तो वो अगर इस प्रकार का हमें पता चलता है, तो उसकी पूजा अर्चा करेंगे उस आराध्य वृक्ष की, तो उसका फायदा मिलता है। तो कम से कम कुछ लोगों में इस प्रकार का सुझाव दे सकते हैं। नक्षत्र वन एक संकल्पना है, कुछ लोगों ने बनाई है। और ये 27 नक्षत्र के 27 पेड़, उस कई नक्षत्रों के 2-3 भी पेड़ है इस प्रकार से। तो मैंने भी यहाँ कोकण में कोशिश की थी, लेकिन हमारे पानी की वजह से वो सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन फिर से अगर हो सकता है तो मैं थोड़ी कोशिश करूंगा। और फिर फणसरकर जो मेरे गुरु रहे, उनकी एक रसायन चिकित्सा की किताब है मराठी में, और वो ज्यादातर संकलन है सभी ग्रंथों से। रसायन जितने भी योग है वो उन्होंने लिखे हैं। तो उसमें एक अहम बात भरणी नक्षत्र के बारे में उन्होंने लिखी है कि उसका नक्षत्र वृक्ष आंवला है। और जिनका ये भरणी नक्षत्र है उनको आंवले का बहुत अच्छा फायदा होता है। उन्होंने खुद लिखा है कि करके देखो। फणसरकर इस प्रकार से कभी लिखने वाले नहीं। वैसे तो उनकी एक ही किताब है, और वो भी संयोग से प्रसिद्ध हुई। उनके लड़के की इच्छा थी, उनके परिवार में कोई भी वैद्य नहीं है आगे। लेकिन फिर भी लड़के ने सोचा कि इसकी किताब पब्लिश करेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये किताब की दूसरी भी एडिशन मेरे ख्याल में खत्म हो चुकी है, खत्म होने वाली है। तो मैंने उसके ऊपर एक प्रस्तावना लिखी है, और दिवाकर जुवेकर ने भी एक प्रस्तावना लिखी है। हाँ, अभी ये पहला जो सवाल था कि अगर जन्म तिथि मालूम नहीं है तो क्या करेंगे, तो एक प्रश्न कुंडली बनाते हैं। जिस समय प्रश्न पूछा जाता है उस समय की कुंडली लिखी जाती है, उसके आधार पर कुछ पता चलता है। अगर जन्म तिथि मालूम नहीं है तो ये एक तरीका हो सकता है इस प्रकार से। हाँ, कर्म में भी ये अनुकूल तिथि कर्म नक्षत्र इस प्रकार से बताया गया है, और कम से कम प्रतिकूल तिथि न हो ये तो देखा जाता है। खास करके अमावस्या वगैरह इस प्रकार की जो तिथि है उस दिन को ये टालना ही उचित है पंचकर्म करवाना इस प्रकार से।
हाँ, तो इसमें काफी हाँ, दिक्कतें आ सकती है। इसी प्रकार का अमावस्या थी, अमावस्या 11:30 12 बजे लगने वाली थी, तो उसके पहले वमन हो जाएगा ऐसा सोचा था। व्यापत हुआ वमन में, वमन ठीक तरीके से हुआ नहीं, और फिर एक भ्रमिष्ठ अवस्था निर्माण हुई। हाँ, और फिर उसको एडमिट करना पड़ा। उसको सेटल होने में 2 दिन लगे। संयोग से कुछ हुआ नहीं, वो बाहर आ गया। हाँ, लेकिन हाँ, ये बात हो सकती है, तो थोड़ा इसके बारे में देखना चाहिए कि अच्छी तिथि इस प्रकार की हो। पुनरुत्थान का अभी तो याद नहीं है मुझे। हाँ, वंश वृक्ष जो है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का है। मेरा भी खुद वंश वृक्ष वंश ही है इस प्रकार से। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र धनुरास। हाँ, तो मेरे लिए ये वंश जो है वो आराध्य वृक्ष इस प्रकार का है। और मैंने कोशिश की थी मेरे घर पे ये लगाने के लिए। हाँ, शुरू में ये सक्सेस नहीं हुआ, और बाद में सक्सेस हुआ तो उसके अच्छे फल मिले हैं। तो ये भी एक अलग चीज है कि जो आराध्य वृक्ष है वो हाँ, हमारे इस जो सक्सेस जो है वो भी हमारे भाग्य में है या नहीं है, ये भी थोड़ा देखना चाहिए इस प्रकार से। तो अभी जो हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं उसमें ये डायरेक्टली वहीं पे दे रहे हैं। नक्षत्र आपको फीड करेंगे तो आपको नक्षत्र के जो आराध्य वृक्ष है वो सामने निकल आए, और फिर आपको उसके बारे में कुछ सोचना है, सुझाव देना है तो आप कर सकेंगे। मैंने अभी एक प्रिंट आउट कर निकाल के रखा है, और जब मुझे ज्यादा जरूरत पड़ती है, महसूस होता है, तो मैं बताता हूँ ये इस नक्षत्र इस नक्षत्र का ये वृक्ष है, इसकी आराधना, उसको साथ में रखो, उसका प्रयोग करो इस प्रकार से। तो ज्योतिष के हिसाब से रास नक्षत्र और ये जन्म तिथि, जन्म समय और जन्म स्थान, ये बहुत आवश्यक चीज है इस प्रकार की है, तो उसका एक जिक्र होना चाहिए। हाँ, अभी शिक्षा कितनी है, पढ़ाई कितनी है मरीज की, हाँ, ये कहीं जगह मायना रखता है। खास करके हाँ, काम का स्वरूप क्या है, फिजिकल वर्क मोर है, स्ट्रेनस जॉब है, या फिर साइकोलॉजिकल ज्यादा है, बौद्धिक इस प्रकार का। हाँ, मैं वो चार्ट दे दूंगा, आप ये जाति पंचांग देखो, इसमें आपको हाँ, मिल जाएगा। नहीं तो चार्ट शेयर करेंगे हाँ, इसमें व्हाट्सएप ग्रुप में हाँ, शेयर करेंगे, तो सभी को मिल जाएगा। और अभी ये जो सॉफ्टवेयर बन रहा है उसमें तो आएगा। तो शिक्षा किस प्रकार की है हाँ, और कई जगह ऐसा भी हो सकता है कि हमारे काम की कुछ चीज हो तो हम उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ मुख्य जो मतलब है वो व्यवसाय से संबंधित शिकायतें अगर है, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, तो ये शिक्षा के ऊपर बहुत सारा निर्भर होता है। तो शिक्षा किस प्रकार की है, अध्ययन किस प्रकार का है, और कहाँ तक का अध्ययन हुआ है, सिर्फ शालेय शिक्षण हुआ है, शिक्षा हुई है, फिर व्हाट मे बी क्लिनिकल कोरिलेशन ऑफ नाड़ी, नाड़ी पट्टी और से जैसे मैंने कहा कि डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट, इन तीनों स्तर पर नाड़ी का प्रयोग हो सकता है, नाड़ी पट्टी का प्रयोग हो सकता है। और तुम अगर पल्स की बात कर रहे हो तो आगे इसके बारे में सोचेंगे। तो ये शिक्षा समझ लेना जरूरी है। मैं स्वतः से व्यवसाय नौकरी
वेदर खुद का प्रोफेशन है, बिजनेस है या फिर सर्विस है, तो वो किस तरीके के हैं, उसमें हाँ हेक्टिक शेड्यूल कितना है, ये सभी देखना जरूरी रहेगा। और फिर काम का समय कितना है, ये भी कामाची वेळ, ये भी समझ लेना है। अंत्य मध्य आद्य कोरिलेशन विद वातपित्त एंड फॉर इन एस्ट्रोनॉमी। ओके, तो वो नाड़ी की, उस नाड़ी की बात करें। ये तो मुझे मालूम नहीं है। हाँ, अंत्य मध्य और आद्य वातपित्त कफ से जुड़ी हुई है इस प्रकार से। एक नाड़ नहीं होनी चाहिए ऐसा पत्रिका में कहते हैं, और एक ही नाड़ी दोनों की है, तो ये एक वाली बात हो सकती है। ये गुण मिलते नहीं है, और इस प्रकार में विवाह नहीं करना है ऐसा बताते हैं। लेकिन ये देखना पड़ेगा अंत्य मध्य और आद्य नाड़ी इस प्रकार से। एक बार इन लोगों से पूछ लेंगे अगर कोई इसमें करने वाला है। प्रकृति के बारे में तो बहुत ही संदेह है कि इसके आधार पर प्रकृति से कोई रिलेशन हो पाना। वैसे तो मेरे विचार इसमें स्पष्ट है कि सम प्रकृति ही मेजॉरिटी है, और वातल पित्तल श्लेष्मल बहुत ही कम है, और वात पित्तल वगैरह अंश उससे भी कम है। तो पूरा समाज सम प्रकृति का ही है ज्यादातर इस प्रकार से। मैंने काफी बार इसके बारे में बात की है। तो प्रोफेशन या बिजनेस क्या है या नौकरी किस प्रकार की है, ये समझना जरूरी इस प्रकार का। फोन, मोबाइल, फैक्स। अभी फैक्स का कुछ नहीं रहा, पहले जमाने में फैक्स का मतलब था। अभी व्हाट्सएप और ये मीडिया के जरिए काफी आसान इस प्रकार का। लेकिन फोन में लैंडलाइन भी अगर है तो बेहतर ऑप्शन है उसको स्टोर करके रखने का। और मोबाइल में व्हाट्सएप नंबर लेना जरूरी इस प्रकार का, ताकि हम उससे कम्युनिकेशन कर सकेंगे। और मीडिया फाइल्स इस प्रकार से व्हाट्सएप से जाती रहती है, ऑडियो हो, वीडियो हो, इस प्रकार से। तो एक और पिक्चर हो, तो ये अभी काफी आसान इस प्रकार का हो गया है। और मेरी ऑडियो रिकॉर्डिंग्स भी इसी प्रकार व्हाट्सएप ग्रुप में चली जाती है। तो ये एक अच्छा तरीका अभी है, और उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो ये अभी जरूरी होगा। और वैसे कुरियर भेजने के लिए भी मोबाइल नंबर जरूरी है, ये भी एक आम चीज इस प्रकार है। काम का स्वरूप, कार्य का, बैठे दगदगी से, बौद्धिक मानसिक तनाव से। अविवाहित तरुण मुलं मुली, त्यामुळे कौटुंबिक स्ट्रेस 2, विवाहित तरुण पती पत्नी वंध्यत्व आणि स्ट्रेस, घटस्फोटित स्ट्रेस या अवस्थेतील रुग्ण संख्या तुलनेने वाढलेली दिसते। या सर्वांना चिकित्सेबाबत व्यक्तीसोबत ज्योतिष पाहावे हा सल्ला द्यावा। अशा सल्ल्याने चिकित्सेतून यशाचा कॉन्फिडन्स कमी आहे असे रुग्णांना वाटते, त्याऐवजी वैज्ञानिक रुग्णाची परवानगी घेऊन इसमें संदेह नहीं है कि इस प्रकार के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। और कभी कभी गलत सहमति भी इसमें हो जाती है। अगर हम सुझाव देते हैं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो मानते हैं ये मूर्खता है, ऐसा कुछ एस्ट्रोलॉजी है ही नहीं वगैरह, और ये वही किसी काम का नहीं, ये अंधश्रद्धा है वगैरह। और कुछ मरीज निकल भी जाते हैं। अगर इस प्रकार से अगर हम जजमेंट नहीं लेंगे तो मुश्किल हो सकता है। कुछ लोग मानने वाले भी होते हैं। तो पहले मैं ऐसा करता हूँ कि अगर आपका ज्योतिष पर विश्वास है तो ये भी करके देखो, और उसके मुताबिक जो भी करना है वो करो।
नाड़ी पट्टी के बारे में थोड़ा सा ऐसा है कि उसमें विश्वास जल्दी बैठ सकता है और हाँ, ओके, नक्षत्र और वृक्ष मैं भी पोस्ट कर सकता हूँ, लेकिन पोस्ट कर दो कोई प्रॉब्लम। तो खुद अगर ज्योतिष देखेंगे तो उसमें अध्ययन होना है। हम आयुर्वेद को पढ़ते पढ़ते ही थक जाए इतना आयुर्वेद में समझने के लिए, तो और इसके साथ में ज्योतिष कैसे करेंगे। लेकिन बी.एन. पुरंदरे, इनकी एक किताब है शल्य कौशल्य, जो गायनेकोलॉजिस्ट के बारे में है, तो वो सभी में ये पत्रिका वगैरह देखते थे, मुहूर्त निकालते थे ऑपरेशन करने का, और जल्दी ऑपरेशन करना है तो उसके लिए भी देखते थे। तो जिनका विश्वास है उन्हें प्रॉब्लम नहीं, जिनका विश्वास नहीं है उनके लिए ये प्रॉब्लम की बात हो सकती है, और वो समझते ये मूर्ख आदमी है, ये ऐसे विश्वास करता है इसलिए। लेकिन ये तो पूरा लॉजिक है, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जैसे आयुर्वेद में बहुकारण योग वहाँ होते हैं, उसी प्रकार इसमें बहुत सारे ग्रह, उनकी स्थितियां वगैरह वगैरह, ग्रह दशा, ये सभी चीजें होती है, और किसकी दृष्टि किस ग्रह पर है, किस स्थान पर है, और अच्छे है बुरी है वगैरह वगैरह, बहुत सारे उसमें होते हैं। तो ये काफी मुश्किल होता है, फल ज्योतिष को जानना मुश्किल होता है। फिर भी ये जरूरत है, इसमें संदेह नहीं, समाज में ये जरूरत है इस प्रकार से। और कई ऐसे रेफरेंसेस है कि जहाँ ज्योतिष से सहायता मिली है लोगों को, और अच्छा मार्ग ऊपर आया है। तो मैं मानता हूँ कि ठीक है, लोगों को अगर हम बताएंगे खास करके इनफर्टिलिटी वगैरह के बारे में, जन्म पत्र एक बार देख लो और चांसेस कब है ये एक बार देख लो, तो उसी समय प्रयास करो, नहीं तो ये डिप्रेशन बढ़ता जाता है। और डिवोर्स के केसेस भी बढ़ रहे हैं, उसमें स्त्री मुक्ति आंदोलन ये जो है, इसका भी एक बड़ा हिस्सा है। और मेरा ऑस्ट्रेलिया में व्याख्यान हुआ था, ये बात कर रहा हूँ 1998 की, जब पहली बार मैं विदेश गया, ऑस्ट्रेलिया में गया। कैसे हुआ मालूम नहीं, लेकिन मैंने कहा कि यू डोंट वांट टू हैव योर ओन चिल्ड्रन इन योर बेड, ऑन द कंट्री यू वांट टू हैव डॉग्स एंड कैट्स इन योर बेड, ऐसा मैंने कुछ वाक्य कहा। तो सामने एक महिला थी, वो रोने लगी थी, बड़े जोर से रोने लगी, और 60 प्लस थी। तो मैंने कहा सॉरी इफ आई हर्ट यू बट दिस इज फैक्ट। तो वो बोली मैं आई फुल्ली एग्री विथ यू, एंड यू नो दिस हैज स्टार्टेड विद वुमन लिबरलाइजेशन, नाउ माय डॉटर कर्सेस मी बिकॉज़ हर डॉटर कर्सेस। एक ऑस्ट्रेलियन औरत जो 60 पास पार कर चुकी है, वो बोल रही थी ये, और ये 1998 की बात है। अभी तो काफी पानी बह गया है। बीच में लोकसत्ता में एक लेख आया था कि अमेरिका में जिनके बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, छोटे बच्चे हैं, ऐसे बहुत सारी महिलाओं ने काम छोड़कर घर में बच्चों की देखभाल करना पसंद किया, और वो 20% से 50-60% ऐसा कुछ हो गया। तो उसमें रीजन दिए थे कि उतनी आमदनी मिलती नहीं है, बहुत ही ज्यादा खर्च बेबी सिटिंग पर करना पड़ता है, और फिर भी आशंका रहती है कि परवरिश अच्छी होगी नहीं होगी, तो बेटर ऑप्शन है कि घर पे ही रहे और बच्चों की परवरिश करे। और ये एक इन्वेस्टमेंट है, परिवार में की गई इन्वेस्टमेंट। अभी बहुत सारे बीएमएस लड़कियां होती है, शायद शादी कहीं होती है मालूम नहीं होता, और प्रैक्टिस कर पाएगी नहीं,
नहीं कर पाएगी, ये भी अलग चीज होती है। और खास करके जिनमें प्रोफेशन करना है उनके लिए बड़ी दिक्कत इस प्रकार की हो जाती है। सर्विस है तो भी थोड़ा चल सकता है। और फिर अगर पेरेंट्स घर पे नहीं है तो और भी दिक्कत इस प्रकार की। वो अगर ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर है घर पे तो कुछ हद तक इसमें हल निकलता है, लेकिन वो घर पे नहीं है या उनकी अभी क्षमता नहीं रही, फिजिकल एबिलिटी नहीं रही। पुराने जमाने में जल्दी शादियां होती थी, और जब हम 50 उम्र तक हो जाते तब तक लड़के लड़कियों की शादी होकर हमें ग्रैंडसन या ग्रैंड डॉटर ये हो जाते, तो हम उस उम्र में उनकी अच्छी देखभाल कर सकते थे। अभी लड़के लड़कियों का मैरिज का वे 25 से आगे हो गया, 30 32 भी होता है इस प्रकार से। और फिर उनके माँ बाप की उम्र 60 से ऊपर चली जाती है। और फिर उनकी फिजिकल एबिलिटी नहीं होती इस प्रकार से, जो ग्रैंड डॉटर ग्रैंड मदर ग्रैंडसन ये जो है उनकी देखभाल कर। तो ये काफी दिक्कत वाली बात होती है। और इनफर्टिलिटी में ये और भी समस्या बड़ी हो जाती है। अगर 35 बरस तक लड़का लड़की कुछ हुआ नहीं, संतान हुई नहीं, तो ये बड़ी मुश्किल इस प्रकार की बात। तो मैं मानता हूँ कि जहां तक हो सके ज्योतिष की भी सहायता ले सके। स्वभाव ये एक अहम चीज है इसमें। और वही अगर ठीक नहीं हो तो इस प्रकार के दुख भुगतने पड़ते हैं। और ये लोग मानते नहीं हैं कि उनके स्वभाव के जरिए ये हो सब रहा है, उनको स्वभाव में परिवर्तन लाना है, और सिलसिला चलता रहता है। तो खुद देखे ना देखे तुम्हारी दिलचस्पी किसमें है, वो थोड़ा सा देखो। इस प्रकार से अगर दिलचस्पी है और करना चाहते हैं तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अच्छा फील्ड इस प्रकार का है। नहीं तो किसी ज्योतिषी से जुड़ जाओ और उनको ये बताते रहना, दिखाते रहना, ऐसी चीजें करो तो कुछ हद तक फायदा इसमें हो सकता है। मैंने काफी मरीजों में कोशिश की है, प्रयत्न करता रहता हूँ, सभी में अच्छा ही फायदा होता है ऐसा नहीं बता सकते। पता भी नहीं चलता कहीं कुछ केसेस में क्या हो रहा है इसके पास। ठीक है। तो वातानुकूल गर्म शिफ्ट ड्यूटी संगणक और काम टाइपिंग टाइपिंग का भी नहीं रहा है कुछ। एयर कंडीशन में काम करते हैं और वातव्याधि है इस प्रकार से। तो टेम्परेचर कितना ये एक आम चीज है। संशोधन हुआ है कि 24 से आगे टेम्परेचर आना चाहिए, 24 से कम नहीं होना। लोग 22 18 भी टेम्परेचर रखते हैं। और सेंट्रल एसी होता है, विंड डायरेक्टली हमारे शरीर पर आता है। तो ये सभी दिक्कत वाली बात है, इस प्रकार की है। तो 24 या उसके ज्यादा टेम्परेचर रखेंगे तो वो प्लेजेंट इस प्रकार का रहेगा, वो तकलीफ नहीं करेगा। अभी विदेशों में तो कोई पर्याय ही नहीं। आपको बाहर इतनी ठंडी या इतनी गर्मी होती है कि आपको वातानुकूलन यंत्रणा आवश्यक इस प्रकार की हो जाए। तो ये करना जरूरी है। लेकिन भारत में सभी जगह जरूरी है ही ऐसा नहीं है। वैसे भारत का क्लाइमेट काफी अच्छा है, अन्य देशों के तुलनात्मक अगर देखा जाए तो काफी अच्छा इस प्रकार का है। मैं भी इसके खिलाफ था एयर कंडीशन लगाने के, लेकिन अभी गर्मी के मौसम में एक 2 3 दिन ऐसे आते हैं, हीट वेव होती है और बहुत ही गर्मी होती है, सहन ही नहीं होती इस प्रकार से। तो 2 3 बरस होने
के बाद मैंने फिर ये फैसला कर लिया कि एक रूम में तो एसी लगाएंगे इस प्रकार से, और वैसे भी सदाशिवट वाले क्लिनिक में भी एसी लगवाया इस प्रकार से। लेकिन दूसरे अगर तरीके हैं, नागपुर वगैरह एरिया में वाटर कूलर, एयर कूलर जो है वो ज्यादा अच्छे इस प्रकार के हैं। और वहाँ सुबह 7 बजे से ही गर्म होना शुरू होता है, रात 9-10 बजे तक भी ये गर्म ही रहती है। ये काफी मुश्किल इस प्रकार का होता है। तो ये वातानुकूलन है या नहीं है, ये देखना चाहिए। मैंने मानव सर के केस के बारे में बताया था, पर फिर से दोहराता हूँ कि अमवा का पेशेंट था, पूरे जोड़ों में दर्द और सूजन थी, और वो बड़े गर्व से कह रहा था कि उसके घर में 2 बड़े रेफ्रिजरेटर है। तो मानव सर ने पूछा कि क्या करते हो रेफ्रिजरेटर? तो बोला एक में तो सब्जी वगैरह, पानी ये सब रहता है, और दूसरे रेफ्रिजरेटर में हाँ, कपड़े रखता हूँ, आइस कोल्ड कपड़े पहनता हूँ। और वो बड़े गर्व से कहता था कि मैं एसी में ही रहता हूँ, घर एसी एयर कंडीशन है, ऑफिस एयर कंडीशन है, कार एयर कंडीशन है, सिर्फ एक एयर कंडीशनर से निकलते दूसरे एयर कंडीशनर में, बाहर के वातावरण का कोई संबंध नहीं। और ये इस प्रकार के आम बात की शिकायत। तो उन्होंने जिक्र किया कि ये सब छोड़ दो, खुले हवा में जाओ, धूप सेवन करो वगैरह वगैरह इस प्रकार से। काफी रिलीफ हो गया। फिर उनको नाटक देखने की इच्छा हुई, तो मामूल सर ने कहा कि तुम बाल गंधर्व में मत जाना, भरतनाट्यम देखने का। फिर वो बाल गंधर्व में गए, और वहां रात को 12 बजे जकड़ गए कुर्सी में। फिर हॉट वाटर बैग लेके उनको छुड़वाना पड़ा। तो ये एक्सट्रीम उदाहरण है, लेकिन हाँ, इस प्रकार के लोग मिल सकते हैं, ऐसा थोड़ा सा है। और अगर शिफ्ट ड्यूटीज है तो एक अहम मुद्दा होता है, और प्रायः एक हफ्ते के बाद शिफ्ट ड्यूटी बदलती रहती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा माहौल चलता रहता है। लेकिन अभी ये जो बीपीओ में काम करने वाले लोग, हाँ, उनका बड़ा अजीब है। वो पूरी रात काम करते रहते हैं और दिन में सोते रहते हैं, और ये इसमें परिवर्तन ही नहीं आता, ये ऐसा ही सिलसिला चलता है। या अमेरिका से जुड़े कंपनियों में जो काम कर रहे हैं, वो रात 9 बजे उनका दिन शुरू हो जाता है, वहां 9 बज जाते हैं, तो यहाँ रात को 9 बजे, और 5, 5:30 बजे वो जहाँ वहां पे खत्म होता है, यहाँ 5 बजे, तो पूरी रात जगते रहना, फोन कॉल अटेंड करना, और कंप्यूटर पर बने रहना, और फिर दिन में सोना, काफी मुश्किल इस प्रकार का है। तो जहां तक हो सकता है मैं सुझाव देता हूँ कि जॉब चेंज करो, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, उतने आसान से जॉब मिलते भी नहीं है। तो इस स्थिति में इसको काउंटरएक्ट कैसे करेंगे? तो मैं बताता हूँ कि घर में आने के बाद बगैर कुछ खाए पिए सो जाओ। वो बोलते नींद नहीं आती। तो मैंने सुझाव दिया कि ठीक है, अगर ऐसा है तो दूध पियो, क्योंकि उसके लिए थोड़ा ये बढ़ना आवश्यक है, कफ बढ़ना आवश्यक है, और ये बात काम करती है। वो अगर दूध पीकर सोएंगे तो नींद आती है, फिर जग जाना, और फिर खाना खा लेना स्नान करके, और फिर जागते रहना, और अगर जरूरत है तो 4 घंटे के बाद फिर से सोना। असात्म्यात जागरादर्थं प्रातः सत्यात अभुक्तम, ये ग्रंथों का निर्देश है। और ये असात्म्य जागरण के बारे में, कि आप जिसके आदि नहीं है और ये करना पड़े, तो जितना जागरण हुआ है उसका आधा ही हिस्सा सोना है, समय सोना है। लेकिन इस प्रकार के शिफ्ट ड्यूटी ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स में
इस प्रकार के जो है उसके बारे में थोड़ा हाँ सोचना ही पड़ेगा कि कैसे करेंगे। और गर्म एटमॉस्फेयर में काम करना ये भी हो सकता है। तो हाँ जो स्वयंपाक घर में किचन में काम करते हैं ये उनके लिए भी ये चुनौती होती है, या जिनको खुली हवा में बहुत टेम्परेचर ज्यादा है वहां काम करना पड़ता है, जैसे कि ये मेरे को। तो हाँ वो भी दिक्कत वाला मामला होता है। तो इन सभी के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा कि काम का स्वरूप क्या है, और ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स के बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। नानल सर ने एक अजीब केस बताई थी। मध्य स्तंभ था और ऑफिस में ये लकीना पैटर्न था। तो लकीना पैटर्न में आपका जो बॉस है वो आपके सामने है और सभी जो कुर्सियां हैं वो उसकी तरफ लगाई होती है। और फिर वो कोई आदमी क्या कर रहा है, ज्यादा फोन पे बात कर रहा है या सो रहा है क्या वगैरह, वो देखता रहता है इस प्रकार से। तो पूरा ध्यान उसी की तरफ बगल में वॉल है दिखती है, और वहां देखने का कुछ सवाल ही नहीं था, तो वो सिर्फ एक ही एंगल में दिखती थी। इस हेतु को कैसे जान दिया मालूम नहीं, लेकिन उन्होंने एक सवाल पूछा, उसने जवाब दिया कि हाँ मैं एक ही टेबल पर बैठती हूँ और एक ही दिशा में दिखती है। तो उन्होंने बोला कि तुम साइड चेंज करो, अगर राइट में बैठी हो तो लेफ्ट में बैठना आरम्भ करो। और ऐसा करने से धीरे धीरे उसमें प्रॉब्लम सुलझती। तो अभी इस स्थिति में ये थोड़ा परिवर्तन लाना बैठने की स्थिति डायरेक्शन में, ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। और इस प्रकार के कारणों को ढूंढना भी एक अहम चीज है कि ये कारण है और उसके जरिए तकलीफ हो रही है, तो उस कारण को दूर करना। हाँ हाँ, विद्या वसंत लाड के एक स्टूडेंट की किताब है, अमेरिकन स्टूडेंट है, आयुर्वेदा एंड लाइफ टाइम इम्प्रेशंस। हाँ, तो वो भी एक अच्छी किताब है वास्तव में। हाँ, उनका कहना है कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स का एक इम्पैक्ट शरीर पर पड़ जाता है। ये संभव इस प्रकार की विकृति हो सकती है, और उसके लिए टच थेरेपी ऐसा उन्होंने बताया था कि रिलैक्स करना मरीज को और धीरे हाथ से स्पर्श करके रिलैक्सेशन बढ़ाना इस प्रकार। तो इसमें जो भी भावनाएं हैं वो अगर दबी हुई है, एक्सप्रेस नहीं हुई है, और इसका इम्पैक्ट फिजिकल लेवल पर आ गया, तो वो निकल आता है भावनाओं से मुक्ति, इस प्रकार की मुक्ति है। और फिर ये फिजिकल जो व्याधि है वो भी निकल जाता है। एक लेख आया था बीच में, विदेश का यह अनुभव था। किसी एक लड़की ने किसी अनजाने आदमी से भीख मांगी और फिर उसने उस पर रेप किया। मुकदमा चला, उसको सजा मिल गई, वो जेल में गया। लेकिन वो लड़की वो अनुभव भूल ही नहीं है, वो पूरी जिंदगी भर जलती है और उसमें से बाहर निकली ही नहीं इस तरह से। तो वो समझ लेना चाहिए इस प्रकार से कि उसके
शरीर में किस प्रकार से इसका परिवर्तन आ जाएगा, और इस प्रकार का अगर हादसा होता है तो ये कितना बुरा असर कर सकता है। तो ठीक है, अभी यहीं पे रुकते हैं। कल मैं यहाँ से जल्दी निकलने वाला हूँ, तो कल का लेक्चर नहीं रहेगा। परसों फिर मिलेंगे, और शायद मैं कोशिश करूंगा इसी को आगे बढ़ाएंगे तो एक बार ही पूरा कर लेंगे, तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार से होगा। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यानव्यापारात् परश्वः शुक्रवासरे पुनरपि मिलिष्यामः। आज बुधवार है ना? आज मंगलवार है। अरे गुरुवार से मिलिष्यामः। पुनरपि गुरुवासरे मिलिष्यामः।